Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss one of the important topic for you in this standard as well as if you are preparing for the government exam and for your life calculation, means if you are investing somewhere else and what return you will get, that you have to calculate, then definitely you have to use compound interest. अब कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, पहले तो ये सीख लेते हैं. अब आगे के प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने सिंपल इंटरेस्ट सीखा होगा. सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को आपने पैसे दिए हैं और उसके साथ साथ आपने उसके पास एक रेट डिसाइड कर लिया है कि भाई 5% के हिसाब से आपको प्राइस मतलब पैसे वापस दूंगा, या तो किसी के पास से आप ले रहे हो और उसको हमने रेट डिसाइड करके दिया हो कि भाई 10% के हिसाब से या तो 5% के हिसाब से जो भी रेट हमने डिसाइड किया है वो रेट के हिसाब से उसको हम पैसे वापस करने वाले हैं. तो मतलब जितने भी पैसे लिए हैं उतने तो देंगे ही, बट साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने वाले हैं. तो जो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट. सो लेट्स से एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मैंने किसी के पास से 5000 रुपीज लिए हुए हैं और 10% इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन अगर मैं 2 साल के बाद उसको 6000 रुपीज देने के लिए जा रहा हूँ, दैट मीन्स 1000 रुपीज जो मैंने एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं दैट इज अ इंटरेस्ट. जो 1000 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा पे किए वो क्या हुआ, इंटरेस्ट. बट वो सिंपल इंटरेस्ट है. क्यों? क्योंकि उसमें फिक्स था कि भाई हर साल वो रेट है वो फिक्स रहने वाला है, रेट 10% ही रहने वाला है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रेट चेंज हो जाएगा? नहीं. आपका क्वेश्चन राइट है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में आप बोल रहे हो सर कि सिंपल इंटरेस्ट में रेट थ्रू आउट सेम रहने वाला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रेट चेंज होता रहेगा? नहीं, रेट चेंज नहीं होने वाला है बेटा, आपका प्रिंसिपल चेंज होने वाला है. तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा, प्रिंसिपल सर कैसे चेंज होता जाएगा कि मैंने आज 5000 रुपीज दिए तो कोई नेक्स्ट ईयर थोड़ी ना मैं 6000 रुपीज दूंगा, वो तो ऑलरेडी एक बार दे दिए. यस बेटा, यू आर राइट दैट आपने एक बार 5000 रुपीज दे दिए, बराबर है, बट फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिलने वाला है. यस, आप सर राइट बोल रहे हो कि भाई आपको 500 रुपीज या तो कुछ भी इंटरेस्ट लेने वाले. क्या ये वो इंटरेस्ट आप उसी टाइम पे ले लोगे? हाँ, अगर जरूरत होगी तो ले लेंगे, अदरवाइज उसके पास ही रहेगा. अगर आप ले लेते हो तो वो 5000 ही प्रिंसिपल लेने वाला है. बट अगर वो 500 रुपीज उसके पास ही रहने देते हो तो फर्स्ट ईयर के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5500 रुपीज हो जाने वाला है. क्यों? क्योंकि हमने दूसरे साल पे अगर पैसे मान के चलो तो हमने उसको कितने दिए बोले जाएंगे कि भाई 5500 रुपीज. वही चीज अगर सेकेंड ईयर पे कैलकुलेशन होगी तो वो किसके ऊपर होगी, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 5500 रुपीज. मतलब नेक्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 550 रुपीज मिलेगा. एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, और इसमें जो जो टर्म्स है वो बता रहा हूँ. सिंपल इंटरेस्ट, SI का मतलब हुआ सिंपल इंटरेस्ट, देन R मतलब हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम पीरियड या तो नंबर ऑफ इयर्स जो भी बोलते हो वो, और P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, एंड लास्ट में होता है A मतलब अमाउंट. अमाउंट का मतलब क्या होता है, लास्ट में कितना पैसा देना है वो, तो वो क्या होता है A इज इक्वल्स टू P प्लस SI. तो अगर मैं CI की बात करूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं फॉर्मूला डिराइव करना है, बट फॉर्मूला डिराइव करने से पहले CI का कॉन्सेप्ट और एक बार अच्छे से समझ लेते हैं. जैसे कि मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, टाइम पीरियड है 2 इयर्स, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में हर साल का कैलकुलेशन अलग अलग करना पड़ेगा. तो 1 ईयर का कैलकुलेशन प्लस 1 ईयर का कैलकुलेशन, इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ओके, 1 ईयर प्लस 1 ईयर. और ये किसके लिए, कंपाउंडेड एन्युअली हो तो. अब आगे मैं उसको समझाऊंगा कि आपको कंपाउंडेड एन्युअली का मतलब क्या होगा. और एक चीज ये होती है 6 महीने के बाद पैसे रिटर्न दे देते हैं,
3 महीने के पास रिटर्न दे देते। तो राइट नाउ हम ऐसा मान के चलते हैं कंपाउंडेड एनुअली, मतलब साल में एक ही बार उसको इंटरेस्ट मिलता है। पहला उस हिसाब से कर लेते हैं। प्रिंसिपल किसी को आपने दी है 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस। अब पहले उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10% दिया हुआ है। पहले उसका सिंपल इंटरेस्ट से मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेता हूँ, और बाद में इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से फाइंड करूंगा। तो एसआई वाला फॉर्मूला आपको पता है, एसआई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, मतलब 1 लाख रुपीस यहाँ पे एज इट इज इनटू रेट दैट इज 10 into 2 डिवाइड बाय 100। सो दिस वुड बी कैंसल आउट, 0 0 कैंसल। मतलब आपको ये पर्सन जो भी आपके पास से पैसा ले गया है तो वो 20,000 रुपीस आपको 2 साल के बाद एक्स्ट्रा देगा। इसका मतलब 1 लाख ले गया है तो 1,20,000 रुपीस आपको वापस मिलेंगे। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से वो चेक करते हो तो वो 1,20,000 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ईयर ऑन ईयर होती है। तो सीआई का फॉर्मूला मैं यही रखता हूँ PRT by 100, बट टाइम पीरियड मुझे क्या लेना पड़ेगा 1 ईयर, और पहले साल का जो अमाउंट होगा वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। P हियर इट इज 1 लाख रुपीस, 1 लाख इंटू रेट 10, और टाइम पीरियड याद रखो यहाँ पे 1 ईयर लेना पड़ेगा। हर बार 1 ईयर की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है। तो ये 0 0 कैंसिल आउट, ये 0 0 कैंसिल आउट, तो 10,000 रुपीस। ये पहले साल के बाद में आपको सीआई या तो एसआई जो भी बोलो वो सेम है। A इज इक्वल टू P प्लस सीआई या तो इंटरेस्ट जो भी है 1 लाख प्लस सीआई दैट इज 10,000 रुपीस, सो इट वुड बी 11,000। तो ये A हो गया दूसरे ईयर के लिए, वो क्या हो गया प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, इसीलिए मैंने बोला कि हर साल प्रिंसिपल है वो चेंज होता जाएगा। तो अब फॉर्मूला तो वही का वही, CI इज इक्वल टू PRT by 100, बट यहाँ प्रिंसिपल चेंज होगा इसीलिए यहाँ पे मैं P1 वर्ड यूज कर रहा हूँ। सो अब चेक कर लेते हैं 1,10,000 इंटू रेट 10 इंटू टाइम पीरियड, तो 1 ईयर ही लेना पड़ेगा डिवाइड बाय 100, तो 0 0 कट 0 0 कट, सो आंसर इज 11,000 रुपीस। तो अब अमाउंट देखते हो तो अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस CI, क्योंकि अब इसके साथ तो चेक नहीं करना होगा, लास्ट में जो है वही देखना पड़ेगा। तो 11,000 प्लस 11,000, सो इसका मतलब हुआ 1,21,000 रुपीस। मतलब CI कितना मिला A माइनस P, तो A माइनस P क्यों, ये तो फॉर्मूला ही आपके पास कि भाई इंटरेस्ट चाहिए तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1,21,000 माइनस 1 लाख, यही माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है 21,000 रुपीस। तो देखो एसआई देख रहे थे तो उसमें 20,000 आया, जबकि सीआई में 21,000, मतलब 1,000 रुपीस एक्स्ट्रा सीआई में मिल रहे हैं। तो इस टाइप से आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करोगे। तो अब ये भी जो भी है, तो क्या हर बार 5 साल के लिए कैलकुलेशन हो तो 1 2 ऐसे हर बार अलग अलग कैलकुलेशन करोगे? नहीं। दूसरी चीज कंपाउंडेड एनुअली था, यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कभी कभी आपने देखा हो तो साल में यहाँ पे हाफ ईयरली कैलकुलेशन होता है, टाइम पीरियड पे 6 महीने के बाद पैसे वापस देना है। या तो इंटरेस्ट आपने देखा होगा तो बैंक है वो हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट देती है, तो तब कंपाउंडेड क्या होता है क्वार्टरली होता है। तो ऐसे कैलकुलेशन में क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपको अगर हाफ ईयरली है तो 6 मंथ के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्वार्टरली है तो 3 मंथ के लिए, और हर 3 मंथ के बाद आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज हो जाएगी। तो अगर वही यही सम 2 ईयर वाला अगर क्वार्टरली के लिए कैलकुलेशन करोगे तो ऐसे 8 कैलकुलेशन अलग अलग करने पड़ेंगे। तो ये 8 कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। चलो एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेरिवेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। तो डेरिवेशन कर लेते हैं। आई थिंक आप कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक से तो अब आप समझ में आ ही गया होगा कि
भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर ऑन ईयर अगर पहले 2 या 3 साल की बात करो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, बट 10 साल के बाद 15 साल के बाद देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट दोनों में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। ओके, चलो ट्राई स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, डेरिवेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। अब डेरिवेशन के लिए पहले देख लेते हैं, ये सभी चीजें एज इट इज रखता हूँ। P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, A अमाउंट, A इज इक्वल टू P प्लस SI, ये तो फॉर्मूला ही है। T टाइम पीरियड के लिए, R रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो फॉर फर्स्ट ईयर, अगर फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ तो फर्स्ट ईयर के लिए SI और CI दोनों सेम रहेंगे। कब? कंपाउंडेड एनुअली हो तो, अदरवाइज कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कुछ अलग हो तो उसके लिए सेम नहीं रहता। तो SI इज इक्वल टू CI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, यही फॉर्मूला रहने वाला है। अब आपको पता है यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1 ईयर, तो PR अपॉन 100 यहाँ पे क्यों? बिकॉज टाइम पीरियड इट इज 1 ईयर। सो आई हैड रिटन SI और CI जो भी लिखते हो दैट इज PR अपॉन 100। नाउ अगर मुझे पहले साल के बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पहला साल अब कंप्लीट हो गया तो अमाउंट क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू P प्लस SI है तो CI जो भी लिखो, तो P प्लस PR अपॉन 100, तो ये वैल्यू कहाँ से लिखी? ये 1 है उसमें से। अब ये A इज इक्वल टू P कॉमन निकाल देते हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 प्लस R बाई 100, ये क्या हो गया? अमाउंट। बट यही अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए क्या होने वाला है? प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो। पहले मैंने क्या किया? SI और CI का फॉर्मूला लिख दिया, जो भी PRT बाई 100। अब ईयर ऑन ईयर कैलकुलेशन है तो टाइम पीरियड यहाँ पे मैंने क्या डाला? 1 ईयर, तो ये PR इंटू 1 तो PR बाई 100 हो गया। अब ये अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा और उसमें SI की जगह पर वैल्यू डाल दी PR बाई 100। अब P दोनों में से कॉमन निकाला तो बचा क्या? यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा है तो 1 तो होगा ही, और यहाँ R बाई 100 बचेगा, तो ये फॉर्मूला A। और अमाउंट पहले साल के एंड में जो भी होगा वो दूसरे साल के लिए क्या हो रहा है? प्रिंसिपल, इसीलिए सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बोला। नाउ अब सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन करते हैं। तो सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन में देखो SI इज इक्वल टू CI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 ही रहने वाला है। बट यहाँ पे अब ये चेंज हो गया, P1 हो जाएगा क्योंकि हमने इसको नाम दिया है P1, सेकेंड ईयर का जो भी प्रिंसिपल है। अब टाइम पीरियड यहाँ पे तो क्या होने वाला है? 1 ईयर ही होने वाला है। ये भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1R अपॉन 100। अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का एंड हो रहा है तो अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट इज इक्वल टू अब क्या लेना पड़ेगा? P1 प्लस SI। क्यों P1 प्लस SI? बिकॉज अब ये प्रिंसिपल हो गया था, तो P1 प्लस P1R अपॉन 100। क्यों P1R प्लस 100? तो ये वैल्यू ही यहाँ पे डाली हुई है। दोनों में से P1 कॉमन निकालते हो तो बचता क्या है? 1 प्लस R बाई 100। अब इन प्लेस ऑफ P1 हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला, तो ये क्या है? P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 इंटू 1 प्लस R बाई 100। क्यों? ये वाला 1 प्लस R बाई 100 एज इट इज, और ये P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100। सो इन जनरल A इज इक्वल टू P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 रेस टू 2 हो गया क्योंकि ये टर्म 2 बार आ गया है। अब देखो पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला दोनों में कुछ आपको दिखाई दे रहा है? अगर ये मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो बाकी सब टर्म एज इट है, अमाउंट एज इट इज, P एज इट इज, 1 एज इट इज, प्लस R बाई 100 एज इट इज। बट अगर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर था तो यहाँ पे 1 था, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर है तो यहाँ पे 2 है। तो फॉर n ईयर अगर मैं इनफाइनाइट ईयर की बात कर रहा हूँ कि मतलब 10 साल 5 साल जो भी लिखना है तो उसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा A इज इक्वल टू P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 रेस टू n फॉर n ईयर। एंड अगर मुझे CI चाहिए तो CI का फॉर्मूला क्या रहेगा? A माइनस P।
तो याद रखो, जब भी आप सीआई फाइंड कर रहे हो तो सीआई फाइंड करने में आपको डायरेक्ट सीआई नहीं मिलने वाला, पहले आपको क्या मिलेगा, अमाउंट, और अमाउंट के बाद उसमें से हमें क्या मिलने वाला है, प्रिंसिपल। अब यही फॉर्मूला आप हाफ ईयर और क्वार्टर के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो हाफ ईयर और क्वार्टरली के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे तो मैं टी इयर्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा टी इयर्स। हाफ ईयर और क्वार्टरली के लिए देख रहा हूँ, तो हाफ ईयर में साल में कितनी बार पेमेंट मिलने वाला है, तो 2 टाइम्स, तो इसको हम एक कांस्टेंट से लिख देते हैं के। और क्वार्टरली में साल में कितनी बार पेमेंट मिलने वाला है, 4। तो के की वैल्यू क्या है वो ध्यान में रखना। के मतलब क्या है, तो साल में, ईयर में, इन अ ईयर हाउ मेनी टाइम्स यू विल गेट द इंटरेस्ट। सपोज हाफ ईयरली है तो एवरी 6 मंथ आपको पेमेंट मिलने वाला है, तो साल में कितनी बार मिला, 2 बार, क्योंकि पहले 6 मंथ के बाद, दूसरे 6 मंथ के बाद। सिमिलरली क्वार्टरली में हर 3 महीने पे पेमेंट मिलेगा, तो 3 + 3 + 3 + 3 मतलब 12 हो गए, तो 4 बार मिलने वाला है, इसलिए के की वैल्यू क्या होने वाली है, 4। अब ये के क्या है, तो ये फॉर्मूला में माइनर चेंज कर देता हूँ, a = p इन द ब्रैकेट 1 + r/100 रेस्ट टू t, ये एज इट इज रहेगा, बट k के हिसाब से आपको उतनी बार वैल्यू मिलने वाली है, तो t × k, तो ये टाइम पीरियड हो गया। मतलब कैलकुलेशन आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था अभी, ये जब डेरिवेशन से पहले, कि अगर एक ही साल में 2 बार आपको पेमेंट मिल रहा है तो 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2 साल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो 2 × 2 = 4 करनी पड़ेगी, तो यहाँ 2 × 2 = 4 हो गया कैलकुलेशन। बट थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, यहाँ रेट एनुअली ले रहे हो और कैलकुलेशन हाफ ईयरली कर रहे हो, तो ऐसा चलता है नहीं, तो इसके लिए यहाँ r/k करना पड़ेगा, मतलब ये रेट भी उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये r जो भी दिया गया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट वुड बी फॉर ईयर, पर ईयर होगा। तो हमें अगर कैलकुलेशन हाफ ईयरली कर रहे हो तो 5% का रेट है तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अगर क्वार्टरली के हिसाब से देख रहे हो तो हर 3 महीने के बाद कैलकुलेशन हो रही है, तो डिवाइड बाय 4 हो जाने वाला है। सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डेरिवेशन है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला काम में आने वाला है, ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेना ध्यान से। और टी इयर्स के लिए, मतलब अगर 5 इयर्स के लिए है तो यहाँ 5 हो जाएगा। अगर कंपाउंड एंड हाफ ईयरली है, मतलब साल में 2 बार है, तो यहाँ पे के की वैल्यू 2 डाल देना, बाकी सब एज इट इज वैल्यू रहेगी। नाउ ये कंपाउंड इंटरेस्ट खाली कंपाउंड इंटरेस्ट करने के लिए ही काम आने वाला है, नहीं, एप्लीकेशन कहाँ पे इसकी यूज हो सकती है, तो ये भी एक देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला हमने डिराइव किया। फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, a = p इन द ब्रैकेट 1 + r/100 फॉर कंपाउंडिंग एनुअली, ये एनुअल हो तो a = p इन द ब्रैकेट 1 + r/100 × k, और यहाँ पे भी डिवाइड बाय k, या तो यहाँ पे लिख सकते हो, वो भी मतलब ये एनुअली भी काम आ सकता है, क्वार्टरली भी काम आ सकता है, हाफ ईयरली भी काम आ सकता है, बट के की वैल्यू देखनी। एनुअली के लिए कैसे काम आ सकता है, क्योंकि साल में एक ही बार मिल रहा है, के की वैल्यू 1 हो गई, तो मतलब फॉर्मूला यही का यही हो गया। इज इट क्लियर? और a - p, तो आपको क्या मिल जाएगा, CI। कहाँ पे इसका यूज होने वाला है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आपने इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक, मतलब इंक्रीजमेंट परसेंटेज एंड डिक्रीमेंट परसेंटेज देखा है, हाँ देखा है, यस। तो अगर इंक्रीमेंट परसेंटेज डिक्रीमेंट परसेंटेज देखना है एंड डिक्रीमेंट, बट वो 1 साल के लिए है, तो हम उस हिसाब से कर रहे थे कि जिसमें न्यू प्राइस = ओल्ड प्राइस माइनस डिक्रीमेंट, और न्यू प्राइस = ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीमेंट। बट अगर 10 साल के लिए कैलकुलेशन कर रहा हो तो इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये CI का फॉर्मूला, फॉर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर 1 ईयर की ही कैलकुलेशन करनी हो तो हम उस हिसाब से कर लेंगे तो भी हो जाएगा, या तो यहाँ सभी जगह पर 1 आने वाला है, बाकी वैल्यू तो फॉर्मूला तो वही का वही रहने वाला है। दूसरा फॉर्मूला, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फिक्स है तो पॉपुलेशन के रिलेटेड सम हो, पॉपुलेशन रिलेटेड सम उसके लिए है। और तीसरा, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, इस टाइप का जो स्मॉल है,
या तो डेप्रेसिएशन वाला, प्राइस की वैल्यू है वो फिक्स बढ़ती ही जा रही है। आप अगर एसआईपी या तो कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर सम देख रहे हो तो उसमें भी अगर आप कंटिन्यूअसली हर साल इंक्रीमेंट देखते जा रहे हो कि भाई 10% के हिसाब से 15% के हिसाब से इंक्रीमेंट होने वाला है, तो तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। So this is a compound interest and this is very most important topic of this chapter that you will have helpful for next subsequent standard as well as for your life. If you like my video, please press the like button, share and subscribe my channel, and if you have any doubt, please ask in the comment box. Thank you everyone.